हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। आईवीएफ का सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं। आईवीएफ का एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये ट्रीटमेंट है जिसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे। ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे आप अगर ध्यान देते हैं तो आप अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो आज उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिस पे फोकस करने से एटलीस्ट आप अपनी तरफ से ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है कि आईवीएफ फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद भी अगर फेलियर्स होते हैं तो वो इनबिल्ट फैक्टर्स की वजह से होते हैं जिसमें आपका या आपके क्लिनिक का कोई रोल नहीं होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें प्रॉपर वर्कअप। अक्सर लोग इसी में ही चूक कर जाते हैं कि हमें आईवीएफ कराना है तो वो बोलते हैं कि सीधा आप आईवीएफ कर दीजिए, लेकिन आईवीएफ कोई बच्चा पैदा करने का ट्रीटमेंट नहीं है। ये भी एक आर्टिफिशियली असिस्टेड प्रोसीजर है जहाँ पे हम कमियों को दूर करते हैं ताकि नेचर अपने काम को कम्प्लीटली कर सके। तो वर्कअप के दौरान ये जानना कि वाकई में हमें आईवीएफ की ज़रूरत है या नहीं, क्या हमारी बॉडी इस टाइम आईवीएफ के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार है या नहीं, क्या हमारी बॉडी में ऐसी कोई हार्मोनल या कोई न्यूट्रिशनल कमियां तो नहीं है जिसके चलते आईवीएफ करते समय एग या स्पर्म की क्वालिटी पे असर आ सकता है, उसके सक्सेस रेट पे असर आ सकता है, या अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ या बच्चे को कोई तकलीफ हो सकती है। तो इस वर्कअप के दौरान हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने टेस्ट कराने चाहिए और अगर उसमें कोई कमियां निकल करके आ रही हैं तो आईवीएफ में आगे बढ़ने से पहले उसे कंट्रोल में लाना है और फिर हमें आईवीएफ का प्रोसेस में आगे जाना चाहिए। सेकंड होता है स्टिकिंग टू द प्रोटोकॉल। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि आईवीएफ जो है एक नेचर का असिस्टेंस है। नेचर हमारे हिसाब से नहीं चलती है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम बॉडी के नेचर के हिसाब से चलें। तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसे अच्छे से समझ लें, अच्छे से प्लान कर लें, ताकि ट्रीटमेंट के दौरान जब जो विजिट आपको हॉस्पिटल में देनी है, जब आपको मेडिसिन लेनी है, किस तरीके से वो इंजेक्शंस लेने हैं, क्या आपको टेस्ट कराना है, वो आप किसी भी स्ट्रेस में आए बिना, कोई अपने दिनचर्या में चेंज लाए बिना आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे। अगर आपने प्रोसेस को समझा नहीं है, अपने स्केड्यूल को उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं किया है, तो या तो ये हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट में कोई कमी कर देंगे, जब विजिट्स देनी है तब विजिट्स नहीं देंगे, या फिर हो सकता है कि आप मेडिसिन लेने में कुछ ऊपर नीचे कर दें, या अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया है तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आप अननेसेसरली परेशानी में आ सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, जो कि फिर आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। तो ट्रीटमेंट को समझिए, प्रॉपर तरीके से प्लान करिए और उस प्रोटोकॉल को स्टिक करने की कोशिश करिए। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिससे आप अपना सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं वो है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर एंड क्लिनिक। अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर आईवीएफ में फेल हो जाते हैं तब वो डॉक्टर से बात करने लगते हैं कि हमारा क्यों फेल हो गया, क्या हम डॉक्टर चेंज कर लें क्या। वो एक गलत अप्रोच है। आईवीएफ में आगे बढ़ने से पहले ही आपको ये डिसाइड करना है, अच्छे से सोचना समझना है कि जो क्लिनिक या डॉक्टर आपने सिलेक्ट किया है क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या उन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं या नहीं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका सक्सेस रेट कितना है, क्या वो आपके सब सवालों का जवाब दे सकते हैं कि नहीं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लेबोरेटरीज कैसी हैं, टीम कैसा। आप खुल के उनके साथ बात करिए। इनफैक्ट आईवीएफ में आगे बढ़ने से पहले ही आपको इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है और जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब रिलैक्स होकर के सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ट्रीटमेंट फेल हुआ तो आपका क्लिनिक या डॉक्टर ख़राब है, और अगर आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया तो डेफिनेटली आपका क्लिनिक या डॉक्टर ठीक है। आईवीएफ कोई गारंटेड ट्रीटमेंट नहीं है, ये केस टू केस इसका सक्सेस रेट वेरी करता है। हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि क्लिनिक अपनी तरफ से सही प्रक्रिया को करे और आप उस प्रक्रिया को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। तो मेक श्योर कि आपके डॉक्टर क्लिनिक वेल एक्सपीरियंस्ड हो, उनका एक्सपर्टीज़ हो, उनके पास एक एक्सपीरियंस टीम है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। टेक्नोलॉजी, आए दिन आईवीएफ में कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं।
अगर आपको अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है तो आप अपने डॉक्टर से खुल करके कुछ न्यूअर इनोवेशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। खासकर वो केसेस जहाँ पे पहले 2 या 3 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं, वो कुछ एडवांस टेस्ट की हेल्प ले करके या एडवांस्ड प्रोसीजर्स या मेडिकेशंस में चेंज ला करके अपने IVF के सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिनसे आप पर्सनलाइज्ड एम्ब्रायो ट्रांसफ़र का टाइम सेट कर सकते हैं। ईरा टेस्ट है, या वो कपल्स जिसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनने की वजह से बार बार सक्सेस खराब हो रहा है, IVF फेल हो रहे हैं, तो वो लोग ईरा, ईमा इस तरीके के टेस्ट का इस्तेमाल करके सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। या वो कपल जिसमें बार बार 2 या 3 साइकिल आपने कर लिया, IVF फेल हो रहा है और हर बार आपको ये लग रहा है कि नहीं, एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है या स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके चेंज ऑफ गेमीट्स यानी कि थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके के इनोवेशन से भी आप अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। इन द लास्ट, लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल डेफिनेटली आपके किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट पे एक पॉजिटिव या नेगेटिव असर डाल सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज रातों रात नहीं आता है, और अगर आपने रातों रात अपना लाइफस्टाइल चेंज कर भी लिया है तो उसका असर रातों रात नहीं आता है। तो अगर आप IVF में जाने का सोच रहे हैं तो एटलीस्ट 1.5, 2 या 3 महीना पहले आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है जो कि जहाँ तक हो सके नेचुरल हो, रीजनल हो, सीजनल हो, फ्रेश हो, उसमें किसी भी तरीके के आर्टिफिशियली प्रिजर्व्ड या प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि जितने भी ये नेचुरल फूड होते हैं, खासकर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये गेमीट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्लांटेशन को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन यस, कम से कम 2 या 3 महीना पहले आपको IVF के पहले में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में लाना है, तभी इसका असर आपको IVF के दौरान दिखाई देगा। अगर आप किसी तरीके के ड्रग अब्यूज़ में हैं, खासकर स्मोकिंग, तो आपको 2 या 3 महीने पहले उसको बंद करना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप कोशिश करिए कि आपका वज़न घटे। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आप 10% भी अगर अपना वेट कम कर लेते हैं तो 2 या 3 टाइम्स आप अपने IVF के सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपने वेट को कम करिए। हमेशा ओवरवेट ही नुकसान करेगा ऐसा नहीं होता है। अंडर वेट भी अगर आप हैं तो भी आपके एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, सक्सेस रेट ख़राब हो सकते हैं, स्पर्म की हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में अप्रोप्रिएट वेट में आपको रहना है, ना कि ओवर वेट ना अंडर वेट। लेकिन हाँ, मोर देन वेट कई बार फिटनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट के चलते अपने ट्रीटमेंट को टालते रहें। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आप इंटरनली फिट हैं, आपका BMI ठीक चल रहा है या आपका फैट रेशियो ज़्यादा नहीं है, तो कई बार बढ़े हुए वेट के साथ या कम वेट के साथ में भी अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है तो आप IVF में जा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, खासकर अगर हम IVF में जा रहे हैं, तो हमें बेड रेस्ट करना है या एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। इस तरीके से आप ब्लड सप्लाई अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी तो आपका इम्प्लांटेशन रेट भी पुअर रहेगा, गेमीट क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में IVF का सक्सेस बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो ये एक मिथ है कि रेस्ट से आपका IVF का सक्सेस बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको सक्सेस रेट इम्प्रूव करना है तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है।